नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और मेरे साथ हैं मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। न्यूज रूम लाइव में 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक की खास खबरें जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या कुछ इस वक्त देश में चल रहा है, क्या कुछ इस वक्त दुनिया में चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश में नारी शक्ति को लेकर कवायद तेज कर दी है। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे कि नारी सशक्तिकरण को लेकर देश में कवायद को किस तरह से जारी कर दिया गया है और 33% जो आरक्षण है उसे लेकर क्या काम चलेगा। बिल्कुल, नारी शक्ति सम्मेलन में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही में लखनऊ में स्कूल भवन का उद्घाटन हुआ है। सीएम योगी ने यह उद्घाटन किया है। क्या कुछ सीएम योगी ने कहा, क्या स्कूल के अंदर खासियतें हैं, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। उसके साथ ही आगे बढ़ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर आ गए। बताते चले कि वेतन को बढ़ोतरी को लेकर ये बड़ी मांग रखी गई। उसके बाद ये कहा गया कि बोनस दिया जाए और अच्छा एनवायरमेंट काम को लेकर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए ये कर्मचारी आज लामबंद हो गए। तो डिटेल से इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन मोहन भागवत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। यह बयान क्या है, क्या इस बयान के मायने हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बंगाल में चुनाव हैं और उस पर नजर गड़ी हुई है। और फिर चुनावों के बाद आपको लिए चलेंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी पेंच फंस गया है। एक तरफ अमेरिका ने कहा कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही बेनतीजा यहाँ वार्तालाप निकली है, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ही अमेरिका पूरी तरह से खिंच गया है। आज जिस तरह उन्होंने कह दिया कि भारतीय समय अनुसार की बात करें तो शाम 7:30 बजे नाकेबंदी कर दी जाएगी। ये खबर आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किस तरह से कवायद तेज कर दी है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए दिल्ली के अंदर नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर यह बड़ी कवायद तेज की गई है। देश में विकास और महिलाओं की भूमिका पर नजर गड़ाई गई। और इतना ही नहीं, बताते चले कि यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया गया था, जिसमें आपको बताते चले कि 33% आरक्षण को लेकर अब काम चालू हो चुका है, क्योंकि अभी तक लोकसभा के अंदर महज सिर्फ 14% महिलाओं की भूमिका है। तो संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी इसके बाद बढ़ेगी, इस पर हम आगे आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में संबोधित कर सकते हैं, इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। क्या अहम पॉइंट हो सकते हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या कुछ पीएम कह सकते हैं, जो अहम बातें हैं वो संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। और एक और बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले कि जहां पर समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पेश किया था, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लगातार काम किया जा रहा है। देश भर से महिला प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही बताते चले कि नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शमूलियत होगी। यहां पर नारियों को संबोधित भी किया जाएगा और बताया जाएगा कि सरकार कैसे महिलाओं की भूमिका को और आगे बढ़ा रही है। और एक अहम भूमिका महिलाएं आज अपनी निभा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद रहेंगी। दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है और जहां पर आप देखिए महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल जब वहां पर पहुंचता है तो भव्य तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात ये बताते चले कि आधी आबादी हमारे देश की महिलाएं अब बढ़ चढ़ कर आगे किस तरह से पहुंच रही हैं, ये आपको दिखाएंगे। क्योंकि 33% आरक्षण को लेकर संसद के अंदर जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये बताया गया कि बहुत ही जल्द इस पर बिल पास किया जा सकता है, क्योंकि 2023 में इसे पास करने की कवायद तेज हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर इस पूरे बिल को मनोनीत कर दिया जाएगा। लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ अपडेट है? तो बिल महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान वुमेन रिजर्वेशन बिल में है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कहां कहां दिया जाएगा, इसके बारे में डिटेल से हम सारी जानकारी आपको देते हैं। संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये इस बिल के तहत बिल्कुल साफ है। 33% जो सीटें होंगी वहां पर संसद में या विधानसभा में वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसका उद्देश्य राजनीति में लैंगिक संतुलन लाना है।
देश भर में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इस पर नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी आज अपने विचार भी रखेंगे। थोड़ी देर में कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। और बताते चले कि देश में विकास किस तरह से यहाँ पर हो रहा है ये भी गिनाया जाएगा, लेकिन आपको ये बताते चले कि 816 की तादाद जो संसद के अंदर रहने वाली है उसमें 33% आरक्षण को लेकर बात करें तो 273 सीटें महिलाओं की बन जाती हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का आर्थिक भविष्य सुरक्षित किया गया है, क्योंकि जब आप देखिए महिलाएं सुरक्षित होंगी तो भविष्य आगे आप देखिए किस तरह से संवर सकता है। लाडली बेटी योजना यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई, मुद्रा योजना यहाँ महिलाओं के लिए लाई गई और इतना ही नहीं, स्टैंड अप इंडिया के जरिए भी महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से यहाँ महिलाओं को बिजनेस के लिए लोन दिया गया, जिसमें आपने देखा कि सब्सिडी को किस तरह से कम किया गया और हजारों लाखों की तादाद में लखपति दीदी बनाने की भी जो बड़ी बात हुई थी उसमें महिलाओं की भागीदारी रही। लेकिन अब लखपति दीदी को करोड़पति दीदी किस तरह से बनाया जाएगा, अब प्रधानमंत्री ने इस तरफ आगे कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आज जब महिलाओं को ये बड़ा संबोधन दिया जाएगा तो महिलाओं के लिए भी गौरवान्वित करने वाला ये क्षण रहेगा कि सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से अपना काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जिस तरह से राजनीति का एक बड़ा मुद्दा उठता था कि राजनीति में भी महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, भागीदारी है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14% महिलाओं की भागीदारी है, जिसे बढ़ाकर 33% करने की कवायद अब तेज हो जाएगी, क्योंकि अब महिलाओं की जो सीटें हैं वो जिस तरह से आरक्षित होंगी, जिसमें कहा गया कि यहाँ 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी जब ये बिल पास हो जाता है। और पहले ही 2023 में इस बिल को पास किया जा चुका है, लेकिन अब अटकलें ये लग रही हैं कि जिस तरह से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा, वहां से जब आप देखिए किस तरह से मनोनीत इसे किया जाना है, वहां से जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो ये बिल कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद महिलाओं के तमाम अधिकार सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लगा दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। सीधा दिल्ली चलते हैं, ताबिश कमाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, जिस तरह से आज महिलाओं को संबोधित भी किया जाएगा, नारी शक्ति वंदन को लेकर कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, सबसे पहले तो कार्यक्रम की अपडेट कीजिए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? आशा के नारी शक्ति बंधन बिल को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं सरकार की तरफ से वो साझा किए गए हैं, जिसमें नारी शक्ति बंधन जो सम्मेलन आज हो रहा है, कुछ ही देर के बाद ये सम्मेलन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में तमाम ऐसी नारियां जो अलग अलग क्षेत्र में अपने आप में सशक्त हैं उनको आज संबोधित करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो सामने रखे गए हैं, जिसमें बताया गया है कि पंचायत से संसद तक शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिला नेतृत्व और विकास को बढ़ावा देना, यानी वुमेन डेवलपमेंट को लेकर के बढ़ावा देना। दूसरा जो इस बिल के अंदर रखा गया है, सबसे ऐतिहासिक कदम यह है कि कानून ये जो एक ऐतिहासिक कानून होगा जो लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही जो विधानसभाओं पर 33% सीट के आरक्षण के साथ लागू होगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग जो महिला हैं, चाहे वो खेल जगत की हो, शिक्षा जगत की हो, व्यापार जगत की हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, इन सबसे आज प्रधानमंत्री वार्तालाप करेंगे और इन सबके जो है फीडबैक भी लिए जाएंगे। ताबिश, दिल्ली से सीधा लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अपनी बात वो रखेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन फिलहाल वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी देश को भी संबोधित करेंगे, देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। दिल्ली से सीधी और लाइव तस्वीरें। बड़ा अहम बिल जिस पर आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, चाहे वो विधानसभाएं हो या फिर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहां पर यह दिया जाएगा। और देश की तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं वहां पर पहुंची हुई हैं। आए हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जिनके नीतियों में नारी का सर्वोच्च स्थान। विज्ञान भवन दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और थोड़ी देर में पीएम का संबोधन भी होना। उससे पहले आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चलें। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में आप देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं।
क्योंकि जहां पर परिस्थितियां संभलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हॉर्मुज पर यूएस ईरान टकराव एक बार फिर से तेज हो चुका है। टोल देने वाले जहाज रोके जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, उन पर नजर रखी जाएगी। लेकिन ईरान ने कहा कि यह हमारी रेड लाइन है और इसे अगर पार किया गया तो घातक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। हॉर्मुज पर यूएस ईरान टकराव तेज हो चुका है। इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप फिर से एक्शन में हैं। साफ तौर पे ट्रंप ने कहा है कि जो भी ईरान को जहां टोल देंगे वो अब पार नहीं कर पाएंगे इस सीमा को। तो हॉर्मुज पर यूएस ईरान टकराव तेज हो चुका है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो जहाज अगर ये सोच रहे हैं कि वो ईरान को टोल देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद है और साथ ही में यूएस की नेवी जो है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंच चुकी है, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर एक बड़ा टकराव है क्योंकि ईरान को आर्थिक तौर पर एक बड़ी चोट जो है ट्रंप यहां पर देना चाहते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट दिखाते चले, जहां पर आप देखिए वार्तालाप तो फेल नहीं मानी जा सकती है, बेनतीजा जरूर हुई है। लेकिन ईरान ने कहा कि हम तो बातचीत कर इस पूरी युद्ध को खत्म करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है। लेकिन उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको टोल नहीं लेना है, यानी पहले अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आकर सुई सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई है। अब यहाँ पर आप देखिए तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर बदल गई हैं और बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से तनाव बढ़ना शुरू हो चुका है। 8% की बढ़ोतरी, 7% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ अब आवाजाही को लेकर जिस तरह से लगातार आप देखिए टकराव शुरू हो चुका है, जहां अमेरिका कह रहा है कि अगर जिसने भी टोल दिया उन पर नजर रखी जाएगी, निशानदेही कर दी गई है और अब नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारतीय समय के अनुसार की बात करें तो शाम 7:30 बजे अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी कर दी जाएगी और ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा फुली कंट्रोल है और अलग अलग देशों की तरफ से भी सहमति जताई गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमें भी कई ऐसे देशों का समर्थन मिल चुका है जहां पर हम अब अपनी कवायद को तेज कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लेबनान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी परिस्थितियां खराब हो रही हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार्तालाप शुरू किया गया था वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। और अब यहाँ पर आप देखिए नवंबर में चुनाव भी है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को अपना राजनीतिक करियर भी बचाना है, दूसरी तरफ आप देखिए आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है उससे भी निपटना है। क्योंकि 100 बैरल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 बैरल के हिसाब से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और फिर प्रति बैरल के हिसाब से जिस तरह से आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, नजर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर है और डोनाल्ड ट्रंप परिस्थिति को निपटाना चाहते हैं, लेकिन निपटती हुई दिख रही है। उससे भी बड़ा सवाल यहाँ जानकारों की तरफ से यह है कि अपनी मीटिंग के अंदर प्रतिनिधि मंडल जो भेजा गया था उसमें कोई विदेश मंत्री नहीं था, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई शख्स मौजूद नहीं था। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने, जहां पर यूएस ईरान की बैठक जो हुई है बेनतीजा निकली। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हलचल अब तेज हो गई है क्योंकि शाम 7:30 बजे वहां पर नाकेबंदी कर दी जाएगी। लेबनान में भी हमले तेज हो चुके हैं, जहां पर आप देखिए मौत का आंकड़ा अब एक-एक करके बढ़ गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से यहाँ पर निपटने के लिए तैयार है, यानी कि कोई भी अगर परिस्थिति बनती है तो अमेरिका निपट लेगा। अब तेल की कीमतें जिस तरह से उछाल पर आ गई हैं, आज शेयर मार्केट पूरी तरह से गिरावट के साथ खुला है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो परिस्थितियां कहां पर होंगी। अब वो कौन से देश है राजेश जी जिनका समर्थन अमेरिका को मिल रहा है और अमेरिका दावा कर रहा है कि ये देश हमारे साथ है? तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यूएस ईरान की जो बैठक है वो बेनतीजा निकली है और फिलहाल कोई आसपास ऐसे कयास नहीं है कि एक और बैठक हो सकती है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में काफी हलचल है, लेकिन जो देश इस वक्त अमेरिका के साथ आ सकते हैं उसमें फिलहाल ब्रिटेन का नाम जो है वो काफी निकल कर सामने आ रहा है कि ब्रिटेन यहां पर खुलकर जो है अमेरिका की मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी को भेज सकता है। और ब्रिटेन का ना इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नेटो के देश हैं, इस वार्ता के फेल होने के बाद नेटो के देशों में भी हलचल है और नेटो के देशों की जो नेवी है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है आकर डेरा लगा सकती है। मकसद साफ है कि ईरान की जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, उसको तोड़ा जाए, ईरान को बाहर से कोई रसद की आपूर्ति ना हो। ईरान की जो तेल है जिसको वो बेच रहा है और जिसके जरिए वो अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा करके रखा हुआ है, उस पे जो है एक बड़ी चोट पहुंचाई जाए। इसके लिए जो है अमेरिका, ब्रिटेन और उसके बाद कहा जा रहा है कि नेटो के देशों की एंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
हो सकती है, क्योंकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को ये मानना पड़ेगा, दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ यहां पर अमेरिका का, ईरान का ही कब्जा है। लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। इकबाल ममदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत आपका इकबाल जी जुड़ने के लिए। इकबाल जी, सवाल यही है कि बेनतीजा वार्तालाप निकला है, लेकिन अब तो ईरान के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका अपनी तानाशाही नहीं छोड़ता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। कैसे परिस्थितियां सुलझेंगी? देखिए आशा जी, सबसे पहला तो ये देखना चाहिए कि तकरीबन 45 साल से ये दोनों कंट्रीज के अंदर एक बहुत लंबे तरह से युद्ध की चीजें हमेशा सामने आती रही है, और ये कहना कि एक साथ टेबल पे बैठ करके तुरंत ये मामला खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर एक चीज अच्छी है कि दोनों ही लोगों के बीच में बातचीत हुई, तकरीबन 3 राउंड की बातचीत हुई है, आमने सामने बातचीत हुई है, बाद में कुछ टेक्निकल टीम्स आई थी, उसमें भी बातचीत हुई है, और उसके बाद जाकर के दोनों ही पक्ष ने ये कहा है कि हमने हमारे जो पॉइंट्स है वो कंट्रीज को बता दिए हैं, अब उनको डिसाइड करना है। तो अभी दोनों कंट्रीज अपने अपने फायदे देखेंगी, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इस तरह की लड़ाई होती है और इतना लंबा अरसा हो तो कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कंट्री की जो बातचीत है उसके अंदर कई अलग अलग कंट्रीज जो है उसके अपने मफाद लगे हुए हैं, यानी कि मतलब हर कोई चाहता है कि हमारा फायदा इसमें क्या निकलेगा। तो इस तरह की वार्ता के अंदर थोड़ा वक्त लगता है। दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका हो या ईरान हो, वो ये चाहता है कि किसी तरीके से हमारी अपनी कंट्रीज के अंदर हमारी अपनी एक इज्जत रहे, हमारी जनता को ये लगे कि हमने जो काम किया है वो आम जनता के फायदे के लिए किया है। और जो सबसे आखिर में बात आती है वो ये है कि मुद्दे बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जिस पर समझौता हो। देखिए, परमाणु का है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है, हार और लेबनान जीत है, ये अलग डिसाइड अलग करती कई है कि मुद्दे मुद्दे किसके यहाँ पर हावी होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में नेक टू नेक फाइट हुई और दोनों एक ही पटल पर थे, यानी कि बराबरी पर। अब यहाँ पर मुद्दों पर जब डिस्कशन होता है तो जाहिर तौर पर कुछ मुद्दे माने जाते, कुछ नहीं माने जाते, गिव एंड टेक होता तो परिस्थितियां सुलझ सकती थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की तरफ से ये था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी को भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं किया गया था, तो नेगोशिएशन होनी कैसे थी? ये भी तो एक सवाल है कि आपने चयन कैसे किया टीम का? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि तकरीबन 50 साल से जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, खास करके ईरान को। उसकी बड़ी वजह यह है कि 2025 हो या 2026 हो, बातचीत जब चल रही थी उसी दौरान ये हमला किया गया है। तो इतना जल्द विश्वास करना ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरह की जब बातचीत होती है उसमें हर मुल्क एक थोड़ा सा वक्त ज्यादा इसलिए लेता है ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सके, प्रेशर बना सके। इसी को लेकर के आप लगातार देख रहे हो कि इस पूरे मामले के अंदर अब प्रेशर टेक्निक ज्यादा शुरू हो गई है। जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि अगर बात सफल नहीं हुई तो हम युद्ध की कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक जो अच्छी चीज रही है उस पूरे मामले के अंदर दोनों देशों ने इस युद्ध विराम को, सीज फायर को खत्म नहीं किया है। हालांकि बातचीत नहीं है, दुनिया जो है इसे और 15 दिन बढ़ाने की बात कर रही है और ये लगातार कोशिश कर रही है कि मामला खत्म हो। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि इतना बड़ा प्रेशर इजराइल की तरफ से है अमेरिकन को कि वो इस समझौते के लिए कई ऐसे पॉइंट है जिसको लेकर के तुरंत वो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें अमेरिका के साथ के अंदर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि ज़ायनिस्ट लॉबी का बहुत बड़ा दबाव अमेरिका पे है। और यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं कि जब बातचीत चल रही थी बहुत बेहतर रीत से ईरान ने कहा चल रही थी, लेकिन अचानक विटकॉफ और जेरेड कुशनर आते हैं, वो किसी से बात कराते हैं, उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ जाता है। उन सारी चीज़ों के अंदर ये कहा जाता है कि नेतन्याहू डायरेक्टली इस पर बातचीत कर रहे थे। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा गया था कि 3 राउंड हुए हैं, चौथा राउंड जो है दूसरे दिन बातचीत का वो किया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऑर्डर्स आए हैं कि हमें ये बातचीत छोड़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इकबाल ममदानी जी, ये घटनाक्रम घट चुके हैं, लेकिन अब जो होने जा रहा है, जहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका कह रहा है कि हम इस नेवी को ब्लॉक करेंगे, ईरान से कोई भी जहाज आ नहीं पाएगा। फिलहाल हम देख रहे थे कि कई शिप वहां से निकल रहे थे, बेशक वो ईरान को टोल दे रहे थे, लेकिन तेल की, गैस की आपूर्ति जारी थी। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हम नेवी के जरिए इसको ब्लॉकेज कर देंगे, ईरान को टोल देकर भी कोई जहाज बाहर नहीं आ पाएगा। इसका क्या असर ईरान पर पड़ेगा और क्या असर इसका वो दुनिया पर पड़ने वाला है? देखिए, ये
अचानक जब कल शाम डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमारी अपनी नेवी जो है वहां बाहर खड़ी रहेगी और इस तरह कोई भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा तो उसे हम जाने नहीं देंगे, तो ये सीधे सीधे एक तरीके से लड़ाई की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और खास करके दुनिया जानती है कि अभी जो ईरान से शिप निकल रही है ऑयल की, वो और कोई नहीं निकलती आप है। इकबाल जी, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ईरान यहां पर अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक कर सकता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देख मैं वही चीजें बता रहा हूँ राजेश जी कि इसके अंदर मामले दो हो सकते हैं कि ईरान से जो ऑयल जा रहा है वो चाइना का जा रहा है खास करके, और रशिया का, और ये सुपर पावर की लड़ाई के अंदर चाइना को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना का ऑयल या तो ईरान से या वेनेजुएला से आता है। वेनेजुएला पे अमेरिका ऑलरेडी कब्जा कर चुका है और चाहता है कि ईरान पर भी वही चीजें हो। तो अब ये युद्ध जो है अगर शुरू होगा तो इसमें आप ये मान के चलिए कि चाइना की ओपनली मध्यस्थता होगी। और कल चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया है, शायद दुनिया ने उसको नहीं देखा है। चाइना ने कुछ सैटेलाइट इमेज दुनिया के अंदर आम कर दिए और उसने बताया कि अमेरिका के कौन कौन से हथियार कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, कितने एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, कितनी आर्मी उतर रही है, जिसका अंदाजा इससे पहले लोगों को नहीं था। इकबाल जी, क्या लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर थोड़ी सी भी मदद करने की कोशिश हुई तो आप पर टैरिफ लगाया जाएगा, आप पर टैक्स वसूली लगा दी जाएगी, भारी भरकम टैक्स जो है वो आप पर लगाए जाएंगे? देखिए, अभी अमेरिका को जितनी जरूरत है चाइना की, उतनी चाइना को अमेरिका की जरूरत नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर के हर वो चीज अगर उसे चाहिए तो वो चाइना के जरिए उसे मिल सकती है। तो चाइना के ऊपर पहले भी कहा गया था टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन हमने आपने देखा कि टैरिफ नहीं लगा था। तो ये कहना कि हम टैरिफ लगा देंगे उससे चाइना को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, चाइना एक सुपर पावर बनता जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगाने से पर इकबाल जी, सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि अमेरिका पहले कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक से आपकी वार्तालाप खत्म हो जाती है, फेल हो जाती है, फेल भी इसे नहीं कहा जा सकता है, बेनतीजा हो जाती है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ पलट जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कार्रवाई करें और दूसरी तरफ जेडी वेंस भी अपने करियर को देख रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल के बाद उन्हें राष्ट्रपति के लिए कंटेस्ट करना है, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। अच्छा, देखिए इसके अंदर है ना कई अलग अलग अपने अपने स्वार्थ है। जेडी वांस को अपना स्वार्थ है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने पॉलिटिकल कैरियर की फिक्र है, वहीं इजराइल इस पूरे मामले को अलग एंगल से देख रहा है, ज़ायनिस्ट लॉबी अलग एंगल से देख रही है और ईरान के साथ दुनिया अलग एंगल से देख रही है। अभी कुछ देर पहले रशिया ने ईरान से पूरी बातचीत कर पुतिन ने समझने की कोशिश की है कि इस बातचीत में क्या हुआ था। चाइना एक तरफ निगाह बनाए रखा हुआ है। देखिए, एक मामला आप समझ लीजिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से ईरान की ताकत 25 के मुकाबले 26 में बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और रशिया का एक शेडो की तरह उसे सपोर्ट रहा है। तभी हमने देखा कि अचानक सारी ही चीजें टारगेट जो है वो पूरा करने में ईरान कामयाब रहा। दूसरा मैं बता दूं कि अमेरिका की एयरफोर्स जितनी ताकतवर है उतनी नेवल और आर्मी ताकतवर नहीं है। अभी अभी ईरानी नेवल्स ने एक ऐलान किया कि जो शिप वॉरशिप बढ़ रही है, अगर वो ईरान के सरहद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आए तो उस पर सीधा हमला किया जाएगा। दूसरे अमेरिकन नेवी काफी मजबूत है। इकबाल ममदानी जी, ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा कि अमेरिका की जो नेवी है वो मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत नेवी है। अमेरिका ने कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमेरिका ने अपनी पावर का भी 5% भी इस्तेमाल जो है ईरान के खिलाफ नहीं किया है इकबाल जी। लेकिन सवाल ये है, ईरान को आप कैसे देख रहे हैं? आज तक उसने कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है वो कभी टोल टैक्स नहीं वसूला, दुनिया का तेल वहां से निकल रहा था, दुनिया को सांसें वहां से मिल रही थी, दुनिया की रसोई वहां से चल रही थी। अचानक से ईरान कह रहा है कि हम यहां पे टोल वसूलेंगे। ईरान को कैसे आप देख रहे हैं? अमेरिका को तो हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने जो संकट दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है अमेरिका पे प्रेशर बनाने के लिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं राजेश जी आपको एक चीज समझाऊं। 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला हुआ था, एक समझ लीजिए आप पूरी तरीके से। और 28 फरवरी के बाद जब ये जंग हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दुनिया के लिए बंद हो चुका है, टोल से पैसा देने के बाद आप बाहर निकलोगे। तो अब अमेरिका के लिए जो चिंता सबसे बड़ी वो है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो नहीं खुलवाते हैं और टोल टैक्स अगर देना पड़ता है तो ये सारा दाग जो है अमेरिका पे जाएगा। तो अमेरिका के अंदर खास करके डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इससे बाहर निकले। और जैसे आपने कहा कि अमेरिकन आर्मी बहुत पावरफुल है, मैंने अभी आपको बताया कि ईरान ने अभी एक घोषणा की है कि वो अपना एयर कैरियर लेके बाहर निकले, वरना हम सीधे विदाउट अल्टीमेटम उसे लेकिन इकबाल जी, ये भी कहा गया है कि अगर सेना का कोई भी जहाज वहां से क्रॉस करता है तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले। एक बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से नाकेबंदी के ऐलान से तेल में उछाल आ गया है।
ये बड़ी अपडेट है जहां पर क्रूड ऑयल की कीमत $104, ब्रेड की ऑयल की अगर हम बात करें तो $102 यहां पर आप देखिए बढ़ गया है। हॉर्मुज तनाव से भी सप्लाई पर असर सीधा सीधा हो रहा है और गालिबाफ की अमेरिका को ये सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर आप नहीं माने तो परिस्थितियां और घातक हो सकती। चलिए, नाकेबंदी के ऐलान से तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है। प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $104 पहुंच चुका है, ब्रेंट की बात करें तो वो $102 पहुंच चुका है और ये कीमतों में उछाल, इसका असर जो है पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। अमेरिका कह रहा है कि हमारे को असर नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास काफी तेल के भंडार हैं, लेकिन एशिया जहां से मिडिल ईस्ट के देशों को तेल जाता था, यूरोप के वो देश जहां से खाड़ी देशों से जिनके पास तेल जाता था, उन देशों के अंदर जो है काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और इकबाल ममदानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए भी हैं। इकबाल जी, तेल की बढ़ती कीमतें, लेकिन उससे पहले राजेश एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर आप देखिए क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ गई है, बाजार में भी भारी गिरावट आ गई है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें भी गिरावट आ गई है। सेंसेक्स 1400 के साथ आप देखिए किस तरह से खुला है, बाजार में भारी गिरावट है। और साथ ही साथ बताते चले लगातार ये निवेशकों में अब घबराहट बढ़ गई है कि अब क्या होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जिन लोगों ने पैसा लगाया है अब सेंसेक्स 14 अंक से भी ज्यादा नीचे टूट गया है। यानी कि गिरावट के साथ यहाँ शेयर मार्केट खुला, लेकिन निवेशकों में अब घबराहट बढ़ गई है। राजू, तो निवेशक और सेंसेक्स टूट रहा है, जिसे पूरी दुनिया में एक हलचल सी देखने को मिल रही है। पहले जब ये बातचीत हो रही थी तो ऐसा सेंसेक्स भी उठने लगा था, निफ्टी भी लुढ़क चुका है, 400 अंक उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार जो हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जंग फिर से शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त एक बार फिर से हमले का आदेश दे सकते हैं, जिसके कारण जो निवेशक हैं वो परेशान हैं, बेचैन हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका जो पैसा है वो डूब सकता है, जिस कारण निफ्टी की बात करें वो भी लुढ़क रहा है और सेंसेक्स की बात करें तो वो भी, उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ी हैं तो इसका असर सीधे तौर पर हम सबकी जेबों पर पड़ेगा। इकबाल ममदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, जिस तरह से शेयर मार्केट में भी गिरावट है, तेल की लगातार कीमतें बढ़ गई हैं, ब्रेड ऑयल की हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, यानी कि वैश्विक परिस्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। और जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर एक बार तो जंग होनी है, उसके बाद ही परिस्थितियां सुलझ पाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो घातक परिणाम है। देखिए, आज जो है इंटरनेशनल लेवल पर आप समझिए कि 8% के आसपास तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी है, जिसका असर पूरी दुनिया पे और खास करके अमेरिका में भी पड़ा है। आपने जो शेयर मार्केट की बात की, शेयर मार्केट को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता डोनाल्ड ट्रंप की है। उनका मानना है कि एशिया हो, यूरोप हो, साउथ कोरिया हो, वहां के मार्केट भले ही गिरे लेकिन शाम तक या रात तक वो ऐसा करने में कामयाब रहे जिससे अमेरिका के अंदर जब बाजार खुले तो वो उछाल के साथ हो। अगर वो नहीं होता है तो उसका सीधा असर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी पर पड़ सकता है। अब जंग की जहां तक हम बात करें तो जंग की तरफ दुनिया जा रही है, हालांकि इसके कंट्रीज है वो चाह रही है कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन अमेरिका पे जिस तरीके का प्रेशर है वो मुझे नहीं लगता है कि जंग रुकेगी। लगातार उम्मीदें तो है कि ये बातचीत और एक राउंड हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके असर नहीं। क्या ईरान पे डिपेंड नहीं करता इकबाल जी? इकबाल ममदानी जी, क्या ईरान पे डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि अगर ईरान ये कह दे कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं, मैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाऊंगा, क्या ईरान पे डिपेंड नहीं करता है अगर ये दो शर्तें मान ले तो? राजेश जी, ईरान पे डिपेंड करता है, लेकिन ईरान से ज्यादा क्या अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता है? वो अपने वहां जाकर के अपनी चीजें देखे, उसे साउथ एशिया में या मिडिल ईस्ट में क्या काम है उसका? वो क्या दुनिया का दादा है कि वो डिसाइड करेगा दुनिया कैसे चलेगी? तो मतलब ईरान इजराइल में क्या कर रहा है, ईरान लेबनान में क्या कर रहा है, ईरान गाजा में क्या कर रहा है, ईरान का लेबनान में क्या कर रहा है? थोड़ा तस्वीर बताइए ना, सीरिया में ईरान क्या कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, सिर्फ लेबनान का या नहीं, सीरिया, देखिए सीरिया, लेबनान, गजा, फिलिस्तीन, यहाँ पे ईरान क्या कर रहा है? बॉर्डर नहीं लगता सारी जगह पर देखिए, सीरिया हो, लेबनान हो, फिर आप लीबिया देख लो, इराक देख लो, अफगानिस्तान देख लो, वहां पर ये कंट्रीज ना अमेरिका पे हमला करने गई थी ना इजराइल पे। इजराइल ने सबके ऊपर हमला किया। क्या बात कर रहे हैं? 7/11 का हमला किसने? इजराइल पे हमला गाजा में किसने किया था? क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे बताइए ना, फिलिस्तीन के अंदर हाल की रिपोर्ट तो ये भी है कि 1000 पाउंड से भी ज्यादा के बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए हैं ईरान ने। ये हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये किसके लिए खड़े किए गए? इकबाल जी थोड़ा सा क्लियर करिए पिक्चर को भी ना, कि किसके लिए बनाए गए थे? हमास, हिजबुल्लाह, हुती को इतना फंडिंग किया गया, इतने हथियार दिए गए, किसके लिए थे ये? किल टू अमेरिका, किल टू इजराइल, आप है ना, किसके लिए था? नहीं, आप
मुझे बताइए कि ईरान को सबसे पहला ठीक है किसने खड़ा इकबाल जी, किया बहुत अरबों बहुत के धन्यवाद सामने? इकबाल जी जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल ईरान की परिस्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले लखनऊ से, जहां पर आप देखिए आदर्श माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। ये यूपी के लखनऊ से खबर, 517 लाख की क्या है और साथ ही साथ आधुनिक सुविधाओं से ये स्कूल पूरी तरह से लैस किया गया है। यानी कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सुधार पर सरकार का ये पूरा फोकस, और आगे आप देखिए भविष्य को किस तरह से सुधारने की भी कोशिश हो गई है। तो चलिए लखनऊ से बड़ी खबर है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। 517 लाख की लागत से ये नवीन भवन बनाया गया है, आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल होगा। और सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार लगातार शिक्षा पे जोर दे रही है ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके, और इसके लिए जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो 517 लाख रुपए की लागत से आप देखिए ये विद्यालय बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस तरह से बात हो रही थी कि अलग अलग राज्यों के अंदर इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उस पर कितना काम हो पाया, ग्राउंड पर कितना वो इम्प्लीमेंट हो पाया, ये भी सवाल था। लेकिन उत्तर प्रदेश की यहाँ सरकार जो है वो विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। संकल्प यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, शिक्षा के ढांचे को सुधारा जाएगा, और जो बच्चे अपने घर वापसी कर चुके हैं, यानी कि जो ड्रॉप आउट हुआ है, उसे भी किस तरह से वापस लाने की कोशिश होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश को साक्षर बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है, क्योंकि लिटरेसी रेट को आगे बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप एक राष्ट्र या फिर एक राज्य को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपकी जनता पढ़ी लिखी, आपका युवा पढ़ा लिखा और सशक्त होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, देखिए। कार्याधिकारी राजभवन से सुधीर एम बोबड़े जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, डायरेक्टरगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आदरणीय राज्यपाल जी का शिक्षा के प्रति अपने नवाचार, अपने शोध के लिए किए जा रहे इस प्रकार के अभिनव प्रयास के लिए मैं प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और खास तौर पर शिक्षा विभाग को कि उनको एक ऐसा आदर्श मॉडल शिक्षा के संस्थान का प्राप्त हो रहा है जिसको आप एक मॉडल के रूप में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि विद्यालय का स्वरूप कैसे होना चाहिए। याद रखना, जो दिखेगा वही समाज में बिकेगा। जैसा हम उनको प्रस्तुत करेंगे लोग उसको उसी रूप में अंगीकार भी करेंगे। हमारी वर्तमान पीढ़ी जिसके ऊपर देश का भविष्य होने जा रहा है, वह किस प्रकार के संस्थानों में शिक्षा अर्जित कर रही है, सबसे पहली आवश्यकता होती है उसके पास अपना भवन कैसे होना चाहिए, और वह भवन अगर अच्छा है, योग्य है, तो उसके अनुरूप वहां पर शिक्षा का माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। और यह कार्य यहां पर हर प्रकार से, यानी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ, अपग्रेडेशन के साथ साथ, वहां पर शिक्षा और सर्वसमावेशी विकास का एक मॉडल बन सके। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन में उस अभिनव प्रयास को आगे बढ़ाया है जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी है। और उस मॉडल को लेकर के आप लोग अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए लोगों को भी यहां बुलवा करके दिखवा सकते हैं। खासतौर पर सीएम कंपोजिट विद्यालय के जो मॉडल बन रहे हैं उसमें इसको आप वहां पे स्वीकार करके उस रूप में उसको आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं। एक भव्य भवन आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें 5 करोड़ 17 लाख रुपए कुल खर्च हुए हैं, जिनमें 4 करोड़ 70 लाख ही राज्य सरकार ने दिए हैं। से सीएसआर से गवर्नर मैडम ने इधर उधर से जुटा करके
और कितनी हाई क्लास लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छे क्लासेस बने हुए हैं, बच्चों के मन में एक उत्सुकता है और उसको पढ़ने की प्रति एक नई जिज्ञासा भी यहां पर हम सब ने देखा है और उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हमने अक्सर यहां पे देखा है, पहली बार हुआ जब राजभवन की टीम जन भवन के रूप में प्रदेश के अंदर रिपब्लिक डे के परेड में भागीदार बनती है। यहां के बच्चों के स्पोर्ट्स मीट होते हैं, यहां के बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का केंद्र आज यहां के विद्यालय और यहां के बच्चे बन रहे हैं। और ये प्रस्ताव जब मेरे सामने भी रखा गया कि राजभवन के विद्यालय में उसका अपग्रेडेशन होना है, उसको माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाना है, तो मैं सोचता था क्या बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एक सोचने प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे, लेकिन सरकारी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा भी हम प्रयास अपने स्तर पर प्रारंभ करें। और आज यह आदर्श माध्यमिक विद्यालय उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक भव्य भवन, उसकी अच्छी वर्क यानी बहुत अच्छी उसकी लैब्स, उसकी लाइब्रेरी, उसके क्लासरूम और उसका जो बाहरी आर्किटेक्ट है, ये सभी चीजें, उसका प्रांगण इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि हम सरकारी विद्यालयों को भी उस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन के अंदर हम सबको आज देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोग अक्सर इस बारे में कहते हैं कि ये सभी कार्य प्रयास करने से होते हैं। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आपके सामने एक उदाहरण आता है। जीवक नामक वैद्य आयुर्वेद में जिन्होंने एक नई पहचान बनाई, वे अपने गुरु के पास जब तक्षशिला में शिक्षा अर्जित कर रहे थे, शिक्षा अर्जित करने के बाद वापस अपने घर को प्रस्थान करना चाहते थे। गुरु आज्ञा लेने के लिए गए। गुरु ने पूछा, गुरु से उन्होंने कहा कि मैं वापस अपना देश जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा जाओ इस वन में कोई ऐसी वनस्पति ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। उनके सामने एक प्रश्न था। जीवक के सामने वो जाते हैं, तक्षशिला के वनों में जाते हैं, जाकर के वहां कई दिनों तक निवास करते हैं और अंत में वापस आकर के कहते हैं नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। यानी अगर पूरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। चलिए, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा नीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन युवा लगातार पढ़े, इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।